हाँ, वेंकट चलैया साहब ने जो रिकमेंडेशन दी थी, एम.एन. वेंकट चलैया साहब ने एक रिव्यू कमेटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बैठाली थी, जिस समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी थे। उस समय करीब 2 से 50 करोड़ रुपया हमारे स्टाफ में लगाया गया था और वो एम.एन. वेंकट चलैया की पूरी रिपोर्ट 2 वॉल्यूम में छपी थी। 500 रुपये का एक वॉल्यूम आता था। मैंने दोनों वॉल्यूम पढ़े और उसका जिस्ट बना करके मैंने पार्लियामेंट में पेश किया और हमारे से वो मांगा गया। तो उसमें आर्टिकल नहीं थे, उसमें एम.एन. वेंकट चलैया जिसमें चेयरमैन थे, जिसमें 11 सदस्य थे और रिटायर्ड चीफ जस्टिस एम.एन. वेंकट चलैया ही वाज द चेयरमैन। तो उसमें रिकमेंडेशन थी, रिकमेंडेशन नंबर 14 अप टू 49। वेंकट चलैया साहब ने रिजर्वेशन की हर जगह बात की थी, चाहे वो जुडिशरी हो चाहे सर्विस हो। तो वही इसमें जो हमारे साथी कह रहे हैं वेंकट चलैया साहब ने क्या क्या कहा था, वही इसमें लिखा हुआ है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन। A number of institutions of Sikh Buddhist suggested certain changes in the Article 25 Clause 2. Explanation 2 to Article 25 provides that reference to Hindu subclass B, Clause 2 should be construed as including a reference to Sikh, etc. The Commission, without going into the larger issue, वेंकट चलैया कहते हैं, Commission, without going into the larger issue on which the contention is based, is of the opinion that the purpose of representation would be served if explanation to Article 25 is omitted and subclause B of the clause 2 of that article is reworded as follows. आर्टिकल 25 क्लास 2B को किस तरह से एमेंड करना चाहिए, वेंकट चलैया साहब का ये रिकमेंडेशन है। एंड हाउ ही हैज़ एम्फेसाइज्ड, उन्होंने कहा प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म आर थ्रोइंग अपॉन द हिंदू, सिख, जैन और बुद्धिस्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ ए पब्लिक कैरेक्टर टू ऑल क्लासेस एंड सेक्शंस ऑफ दीज रिलीजन्स। ये तो अगर उनको बुद्धिस्टों को हिंदुओं से अलग कर दिया जाए, देन आवर entity will be separate, we will be segregated, then we can maintain our own personal law just like Hindu law. जिस समय हिंदू मैरिज एक्ट बना था उसके पहले हिंदू कोड बिल बना था, जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने ये सजेस्ट किया था कि मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो बना लिया है लेकिन हिंदुओं का कोई पर्सनल लॉ नहीं है। तो जब नेहरू जी से रिक्वेस्ट किया तो नेहरू जी ने कहा कि सिंस यू हैव ड्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यू आर द बेटर पर्सन टू ड्राफ्ट द हिंदू कोड बिल। तो जब नेहरू जी ने कहा कि हाँ सब हिंदू कोड बिल आप बनाइए, आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, तो हिंदू कोड बिल बनाया बाबा साहब ने। तो नेहरू जी ने प्रॉमिस किया कि दैट विल बी पास्ड बाय ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड विद द काइंड कर्टसी ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू दैट वाज पास्ड बाय ईदर हाउस पार्लियामेंट एज वेल एज राज्यसभा. When it went to for the signature of the President of India, Dr. Rajendra Prasad, he did not sign the bill. According to the Constitution, जो हमारे एडवोकेट्स यहाँ बैठे हुए हैं, लॉ कॉलेज के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में पढ़ा होगा कि प्रेसिडेंट इज नॉट ऑथराइज्ड टू रिजेक्ट द बिल इफ इट हैज़ बीन साइंड बाय द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड द राज्यसभा. सिंस इट वाज passed twice and it was sent to sign to the President of India, even then he refused. So rather than to sign the bill of Hindu Code bill, he threatened to resign. Ultimately that Hindu Code bill was withdrawn and later on it came into existence as the Hindu Marriage Act 1955. उस समय हमारे यहाँ के सोशल जस्टिस मिनिस्टर जो थे वो बाबा साहब के ही
जानकार थे, वो 26 अलीपुर रोड अक्सर जाता, पटस्कर साहब थे, तो वो जाया करते थे। तो ये जो हिंदू कोड बिल, पहली बात तो मालूम होना चाहिए रिजेक्ट किस लिए हुआ था, उसका क्या कारण था। उसका मेन रीज़न था जिसका विरोध पंजाब और हरियाणा और कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों ने ब्लेम किया था, क्योंकि उन ज़मीन का बंटवारा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का मेन झगड़ा था कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के लोग ये नहीं चाहते थे कि जो लैंडेड प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जो बाप की प्रॉपर्टी है, उसमें लड़कियों का भी अधिकार होना चाहिए। दैट वाज द मेन कंटेंशन। बाबा साहब की ये धारणा थी कि लड़का और लड़की दोनों बराबर है और दोनों को माँ बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा होना चाहिए। ये एक मेन कंटेंशन था जिसकी वजह से वो हिंदू कोड बिल नहीं पास हुआ, जिसका विरोध किया और तमाम जुलूस निकाला गया और यहाँ तक बाबा साहब को बदनाम किया गया कि ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जो हिंदू कोड बिल लिखा है, इसमें तो ये लिखा है कि हिंदुओं को सगे भाई बहन में आपस में शादी कर लेनी चाहिए, ऐसा उसमें लिखा है। ऐसा मिस रिप्रेजेंट किया इन लोगों ने। अल्टीमेटली दैट हिंदू कोड बिल वाज विथड्रॉन और फिर पटस्कर साहब को जो सोशल जस्टिस मिनिस्टर थे, उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि हिंदू मैरिज एक्ट बना। तो जब हिंदू मैरिज एक्ट बना 1955 में, तो उसमें ये सब लिखा गया कि सिख, जैन, बौद्ध, लिंगायत। आजकल आपने देखा होगा पेपर में अक्सर आता था कि कर्नाटक की जब मिनिस्ट्री बनी है, उस वो डोमिनेंट कौन होगा, लिंगायत होगा या ब्राह्मीण होगा। तो येदुरप्पा जो है वो लिंगायत ग्रुप के हैं और दूसरे किस ग्रुप के हैं, ये भी हिंदू ही कहे जाते हैं कर्नाटका में, साउथ इंडिया में। तो इसका उसमें झगड़ा है। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 1 कहता है ऑल गवर्न बाय द हिंदू लॉ इंक्लूडिंग ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एक्सेट्रा। तो हम लोग जब आर्टिकल 25 क्लास बी हमारा जब सेपरेट हो जाएगा, हमारी एक सेपरेट एंटिटी होगी, देन वी विल बी इंटाइटल्ड टू फॉर्म ए न्यू लॉ विच विल बी नोन एज दी बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ। अभी हिंदू मैरिज एक्ट के आप कई मैरिजेज होती हैं, जैसे कि हमारे बौद्ध रतन जी ने बताया और हम लोगों को जो है फैमिली लॉ में भी पढ़ाया गया कि नीलकंठ का वो केस था और वो इनवैलिड घोषित कर दिया। फिर दूसरे जो भी हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से शादी नहीं हुई, बौद्ध रीति रिवाजों से शादी की गई, तो कोर्ट ने ये कहा कि ये इलीगल मैरिज है और वो मैरिज ट्रीट नहीं की जाएगी और वो तो एक तरह से कीप की तरह से समझा जाएगा, जिसको लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। तो दैट विल बी नॉट काउंटेड एज ए लीगल मैरिज। तो लीगल मैरिज का स्टेटस तभी होता है व्हेन दे आर फुलफिल्ड बाय सेक्शन 5 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट एंड सेक्शन 7 एंड सपिंडा रिलेशन सेक्शन 10। सपिंडा रिलेशंस में ये होता है कि जैसे देखा होगा, आपने सुना होगा, अक्सर लोग चैलेंज करते थे हम तुमको देख लेंगे 7 जन्म तक। 7 जन्म की थ्योरी हिंदू धर्म में पहले थी, विच हैज़ बीन कर्टेल्ड एंड लिमिटेड अप टू 5 जनरेशन इन केस ऑफ मेल और इन केस ऑफ फीमेल 3 जनरेशन, 5 और 3 का, यानी 5 जनरेशन पैटर्निटी में और मैटर्निटी में 3 जनरेशन के बाद जो संतान लड़का और लड़की होगा, दे आर इंटाइटल्ड टू मैरी विद ईच अदर। वो सपिंडा रिलेशनशिप में नहीं आते हैं, दे आर ऑथराइज टू मैरिज। लेकिन इसके बाद जो लड़कियों को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में जो अधिकार मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में एक ऑर्डर पास किया, जिसके हिसाब से अब लड़कियों को भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अधिकार होगा। जिस तरह से हमारा जब भारतीय संविधान बना था तो उसके प्रियम्बल में लिखा हुआ है बाबा साहब ने कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स, रेस एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इट इज़ रिटन इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें ये कास्ट, क्रीड, सेक्स,
सेक्स का मतलब मेल एंड फीमेल। बाबा साहब ने जब 26 जनवरी सन 50 को बाबा साहब ने कहा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू हो गया है और इन सब को इक्वल राइट मिल गए हैं, लेकिन हमारे भारत की सरकार ने, ना कांग्रेस पार्टी ने, ये जो जिनको ट्रांसजेंडर कहते हैं, क्वियर कहते हैं, तो मेल और फीमेल का जो झगड़ा था ये अभी तक चल रहा था। लेकिन ये अभी 2012 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये पास किया कि नहीं, ये जो ट्रांसजेंडर हैं, जिनको हिजड़ा कहा जाता है, उनको इक्वल राइट हैं और उनको 3% का रिजर्वेशन हिजड़ों को भी दिया गया। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हो सकते हैं, एमएलए भी हो सकते हैं, बल्कि पिछली उसमें असेंबली में बीएसपी से एक हिजड़ा भी एमएलए बना था पंजाब से। तो अब चाहे वो सिविल सर्विस हो, चाहे आईएएस हो, हिजड़े भी उसमें जा सकते हैं, पुलिस में भी जा सकते हैं और गवर्नमेंट सर्विसेज में भी 3% अलाउ हैं। तो कहने का मतलब यही है हमारे इस सारी करस्पॉन्डेंस का कि आर्टिकल 25, इफ़ इट इज़ सेग्रीगेटेड, इफ़ the Buddhist they are segregated, then we will be counted as the separate entity and will be entitled to enact our separate religion and separate act as the Buddhist personal law. And whenever there is marriage according to Buddhist personal law, that will be treated as the legal marriage. ये पूरा जो है हमारे इस रिक्वेस्ट का जिस्ट है। और बाकी वेंकट चलैया की जो रिपोर्ट है उसके रेकमेंडेशन नंबर 14 से लेकर 49 तक अगर आप रेकमेंडेशन को पढ़ें, उसमें रिजर्वेशन के लिए वेंकट चलैया साहब ने जो है एम्फेसाइज किया है कि चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो लेजिस्लेशन हो, हर जगह शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो उस समय कांग्रेस के चतुर्वेदी जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। चतुर्वेदी जी को हम लोगों ने चिट्ठी लिखी तो चतुर्वेदी जी ने पार्लियामेंट में कहा, कांग्रेस की तरफ से कहा वाजपेयी की सरकार में, कि ये रिकमेंडेशन नंबर 14 से 49 तक हैं, दे आर इन दी इंटरेस्ट एंड इन दी फेवर ऑफ द शेड्यूल कास्ट, दे शुड बी इम्प्लीमेंटेड इमीडिएटली। तो जब उसके इम्प्लीमेंटेशन की बात आई तो ये हुआ कि ये वेंकट चलैया का रिकमेंडेशन है, दैट शुड बी पुट अप on the floor of the parliament and should be discussed its validity। तो वाजपेयी ने उसको on the floor of the parliament डिस्कशन से मना कर दिया और वो डस्टबिन में डाल दी गई वेंकट चलैया की रिकमेंडेशन। और फॉर योर इंफॉर्मेशन, वेंकट चलैया चेयरमैन के साथ महात्मा गांधी जी की ग्रैंड डॉटर, शी वाज आल्सो मेंबर ऑफ द सेम कमेटी, शी वाज द सेक्रेटरी इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। शी वाज थ्रेटेंड कि अगर ये वेंकट चलैया कमीशन अगर इम्प्लीमेंट हो जाएगा, देन यू विल हैव टू सफ़र विद द डायर कॉन्सिक्वेंसेस। ये उसमें थ्रेटनिंग लेटर लिखा। तो वेंकट चलैया साहब ने जब वो रिपोर्ट छपवाई तो वो थ्रेटनिंग लेटर एडेंडा में छाप दिया वो वेंकट चलैया की रिपोर्ट में। तो उसको मैंने पढ़ा तो आई वॉज वेरी मच सरप्राइज। तो उसी दोनों रिपोर्ट को 500-500 रुपये की 2 किताबें आती हैं, तो मैं यहीं जैन बिग डिपो से ख़रीद के लाया। तो उनको पढ़ करके मैंने जिस्ट तैयार किया। और तो चतुर्वेदी जी ने बड़ी वकालत की कि ये 14 से लेकर 49 तक जो प्रोविजंस हैं, दे आर इन द इंटरेस्ट एंड फॉर द सेक ऑफ द वेलफेयर ऑफ द डाउन ट्रॉडन एंड दे शुड बी इम्प्लीमेंटेड इमीडिएटली एंड दिस कॉन्स्टिट्यूशन amendment must be put up on the floor of the parliament and it must be discussed। तो that was not discussed। अल्टीमेटली हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसको जो है उसमें डस्टबिन में डाल दिया गया। बाई दैट टाइम 10 मई 2004 को सरकार चली गई और 10 मई 2004 के पहले मेरी लास्ट स्पीच थी 10 नंबर लोधी रोड से। तब मैंने कहा था दिस इज़ द लास्ट मिनिस्ट्री ऑफ द बीजेपी इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और 10 मई को वाजपेयी जी को रिज़ाइन करना पड़ा एंड कांग्रेस पार्टी केम इनटू एग्जिस्टेंस। बट देयर वर सम ड्रॉबैक्स in the implementation of the constitution policies। That's why
the Congress party utterly failed after 2013. Moreover, regarding the deficiency of the EVM and ballot paper, the case was filed in the Supreme Court by Honorable Rajya Sabha member Subramaniam Swamy, and the case was decided by the Supreme Court, and according to the finding of the Supreme Court, it was decided by the Supreme Court that yes, there is some defect in the EVM system, it should be replaced. So that decision was given in the favor of BJP government, but later on that initiative was not taken by the Congress party. Ultimately it failed badly and defeated badly in 2014 election as well as in 2019. And what will happen next, we don't know. Oh, this is all regarding RT 225. Thank you very much. से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बुद्धिस्ट को आर्टिकल 25(2)(b) में से एक्सक्लूड किया जाए, अलग किया जाए, और हमारे लिए जो बुद्धिस्ट मैरिज एक्ट, बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ और बुद्धिस्ट रिलेटेड जो भी कानून बनाने चाहिए, तो वही एक जो अपनी मेन डिमांड है कि आर्टिकल 25 को अमेंड किया जाए, और अमेंड करने के बाद ही हमारा रास्ता खुल जाएगा। आप लोग इस बात में सहमत है तो आप समर्थन दें। साधु साधु साधु। तो इसके लिए अपनी जो कमेटी की और अपने संगठन की ओर से गौतम साहब की जो मार्गदर्शन में, गाइडेंस में इसकी कार्यवाही अपने अभय रतन बहुचित तो करेंगे, हम उनको साथ देंगे। इसके बाद जो दूसरा जो एजेंडा है for discussion on miserable condition, corruption and development of Diksha Bhumi Nagpur and action progress till date, इसके बारे में आप बोलेंगे कि दीक्षा भूमि के बारे में, नागपुर के बारे में आप ही बोलेंगे, इसके बाद इनका लेंगे। हाँ, डिस्कशन ऑन मिजरेबल कंडीशन, करप्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ दीक्षा भूमि नागपुर एंड एक्शन प्रोग्रेस टिल डेट। अभय रतन बहुच। पूज्य बिच्छू संघ और सभी सम्मानित दम बंधुओं, दीक्षा भूमि का चूँकि ये पिछले सत्र में था और हमें भी उस वक्त इतना था कि रह गया, चलिए कोई नहीं। दीक्षा भूमि नागपुर, जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को अपने 6 लाख साथियों के साथ दूसरी बार दम दीक्षा ली है। पहली बार नहीं, दूसरी बार ली है। पहली बार 1950 में बुद्ध जयंती के दूसरे दिन दिल्ली के महाबोधि महाविहार में बनते सदातीर्थ से उन्होंने 101 समता सैनिक दल के साथियों के साथ पहली बार दम दीक्षा ली थी। ये बात बुद्ध जयंती और हम पंजाब प्रकाशन की ओर से किताब प्रकाश में प्रमाण सहित दिया है सब। तो चलिए, अब चूँकि दीक्षा भूमि नागपुर पूरे भारत के बोधिसत्व डॉक्टर अम्बेडकर अनुयायियों और बौद्धों के लिए एक तीर्थ स्थल के समान प्रख्यात हो गया है, और उसके लिए एक स्मारक कमेटी है बनाई गई और उसका संरक्षण करती है, और हर वर्ष उसके लिए करोड़ों रुपए का अनुदान सरकारें देती हैं, राज्य सरकारें भी, केंद्र सरकार भी। 125वीं जयंती बाबा साहब की जब मनाई जा रही थी, दिल्ली के डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन से 10 करोड़ रुपया केवल उसकी सफाई और पुताई के लिए भेजा गया, और मैं स्पेशली अपनी टीम के साथ उसकी इंक्वायरी पे मैं नागपुर दीक्षा भूमि गया। दीक्षा भूमि नागपुर में एक पैसा भी नहीं लगाया गया, और जो स्मारक कमेटी के महार लोग हैं, बुद्धिस्ट नहीं है महार है, सब टोटली महार है, आरएसएस के लोग हैं, उन्होंने वो सारे पैसा हड़प लिया, खाने पीने में, शराब में, नशाबंदी में सब खर्च कर दिया।
चूँकि मुझे बड़ा दुख हुआ, मैंने उसका मैटर ड्राफ्ट किया, वहाँ की सरकार को, केंद्र सरकार को, समाज कल्याण मंत्री भारत सरकार को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मैंने फाइल पुटअप कर दी, आरटीआई लगाई। फिर मैं नागपुर दोबारा गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने किया प्रेस क्लब नागपुर में, मैटर काफ़ी उछला। उसके बाद हमने अपने जो एडवोकेट थे हमारे इस बार नहीं आए, उनको कहा नागपुर हाई कोर्ट में PIL लगा दिया। जवाब आया कि पैसा लगाया जाएगा, ब्यूटिफिकेशन किया जाएगा। लास्ट ईयर 100 करोड़ रुपया और सैंक्शन कर दिया गया। तो हमने उनके सामने भी और बातें रखी कि अब 100 करोड़ रुपया जब आ रहा है तो इसका डेवलपमेंट और अच्छे तरीके से किया जाए। तो जो हमने बात रखी वो मैं आपको बता रहा हूँ। संविधान के शिल्पकार बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी की सबसे बड़ी चाहत थी भारत में जाति विहीन, वर्ग विहीन, मानवतावादी समाज की स्थापना करना था। इसलिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अशोक विजयदशमी के दिन 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि में लगभग 6 लाख अनुयायियों के साथ कुशीनगर उत्तर प्रदेश के पूज्य बौद्ध भिक्खु यू चंद्रमणि महास्तिविर के द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। ये 6 लाख जो मैं शब्द इस्तेमाल करता हूँ ये इंटरनेट और गूगल में भी है। आप अगर सर्च करेंगे तो वहाँ 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख नहीं है, 6 लाख है, लगभग 6 लाख। बौद्ध धर्म अपनाने के पीछे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सबसे बड़ा लक्ष्य था भारत को छुआछूत एवं जातिवाद विषमता को दूर करना, क्योंकि समता मूलक बौद्ध धर्म में जाति के लिए कोई स्थान नहीं है। ये बात मैं स्पष्ट कर दूं, जो लोग नाम के आगे महार और चमार, जांगड़े तांगड़े मांगड़े काकड़े ढांगड़े भांगड़े, कुरील दोहरे, चमार जाटा भैरवार, दुसाद निषाद माझी कुशवाहा वर्मा शर्मा, ये नाट बुद्धि दिग्विजय हिंदू समर्थक हिंदू है। ये बात मैं कहता हूँ प्रमाण के साथ, बाबा साहब ने भी कहा, बुद्ध ने भी कहा है, इसलिए मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। समता मूलक बौद्ध धर्म में जाति के लिए कोई स्थान नहीं है। बौद्ध धर्म ही मात्र एक प्राचीन जाति विहीन भारतीय धर्म है। समता, समानता, सुंदरता, न्याय तथा भाईचारे की स्थापना करता है। इसलिए दुनिया में बौद्ध धर्म को विश्व का महानतम वैज्ञानिक धर्म भी कहा जाता है। इसी श्रद्धा, विश्वास एवं मान्यता के साथ करोड़ों बौद्ध अम्बेडकर अनुयायी एवं पर्यटक दीक्षा भूमि नागपुर देखने तथा भ्रमण करने आते हैं। अशोक विजयदशमी के पावन अवसर पर बौद्ध धर्म की दीक्षा महोत्सव में भाग लेते हैं। देखने में आया कि अशोक विजयदशमी के पावन अवसर पर नागपुर दीक्षा भूमि के बौद्ध धर्म दीक्षा महोत्सव के मंच पर राजनीतिक तत्वों की उपस्थिति एवं नेतागिरी से बौद्ध धर्म दीक्षा महोत्सव की गरिमा को ठेस पहुंचाने का कार्य वहाँ के जो बौद्ध स्मारक कमेटी के आयोजकों राजनीतिक तत्वों द्वारा किया जाता है। जबकि बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म दीक्षा लेते समय किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता को बौद्ध दीक्षा कार्यक्रम में शामिल नहीं किया था। ऐसे में तथाकथित राजनेताओं का नागपुर की दीक्षा भूमि के बौद्ध धर्म दीक्षा महोत्सव में भाग लेने का औचित्य क्या है? यदि बौद्ध धर्म दीक्षा महोत्सव में भाग लेने वाले राजनेता बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करते हैं तो स्वागत योग्य है, अन्यथा राजनीतिक तत्वों का बौद्ध धर्म दीक्षा महोत्सव के मंच पर आने का बहिष्कार किया जाना चाहिए। ये मैंने स्पष्ट कहा था कि जो भी चाहे RSS, BJP, कांग्रेस, बसपा, जो भी राजनीतिक तत्व आते हैं उनका विरोध होना चाहिए। दीक्षा समारोह के मंच पर राजनीतिक तत्वों का आना बहिष्कार होना चाहिए, जो कि दीक्षा भूमि नागपुर बौद्ध धर्म दीक्षा महोत्सव की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं और अपनी नेतागिरी को चमका रहे हैं। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की विचारधारा को मानने वाले करोड़ों समर्थकों की भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक कमेटी दीक्षा भूमि नागपुर द्वारा दीक्षा भूमि का दुरुपयोग किया जा रहा है, इसे हमें रोकना चाहिए, इसे हमें रोकना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक कमेटी दीक्षा भूमि नागपुर कार्यकारिणी समिति द्वारा विगत वर्षों में दीक्षा भूमि के सौंदर्यीकरण एवं रख रखाव पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया।
जनवरी 2016 में हमने नागपुर दीक्षाभूमि का भ्रमण किया था और हमने पाया कि दीक्षाभूमि नागपुर की परिसर की दुर्दशा हो रही है। करोड़ों रुपए की सरकारी वित्तीय सहायता के बाद भी नागपुर दीक्षाभूमि का सुंदरीकरण नहीं किया जा रहा है, मात्र कागजी खानापूर्ति हो रही है। देश भर से आने वाले करोड़ों बौद्ध अम्बेडकर अनुयायियों को दीक्षाभूमि नागपुर की दुर्दशा देखकर मायूस होना पड़ रहा है। हमने बौद्ध संगठनों की राष्ट्रीय समन्वय समिति भारत के प्रतिनिधिमंडल के साथ दीक्षाभूमि नागपुर परिसर का भ्रमण किया। हमने अपनी भ्रमण रिपोर्ट में दीक्षाभूमि नागपुर कार्यकारिणी समिति के सचिव श्री सदानंद फुलझिले, जिनका परिनिर्वाण हो चुका है, लास्ट ईयर उनका डेथ हो गया, उनको पत्र भेजकर दीक्षाभूमि नागपुर की दुर्दशा को रोकने और सुंदरीकरण की मांग की थी। इस रिपोर्ट की प्रति भारत सरकार एवं महाराष्ट्र सरकार को भी हमने भेजी थी। इसमें कहा गया था कि दीक्षाभूमि परिसर के प्रवेश द्वार के बाईं तरफ खाली पड़ी भूमि उबड़ खाबड़ है, जिसमें छोटे बड़े कंकड़ पत्थर दिखाई पड़ते हैं। हरियाली घास पहले तो है नहीं, यदि कहीं थोड़ी है तो सिंचित पानी के अभाव में सूख गई है। पानी नहीं है, कंकड़ पत्थर उसमें आदमियों के पैरों में लगते हैं। नंबर 2, दीक्षाभूमि परिसर के उत्तरी गेट की तरफ त्रिभुजाकार एक खाली पार्क है, जिसकी हालत बहुत खराब है। हरियाली का घास का नामो निशान नहीं है। पार्क के कोने में एक सार्वजनिक टॉयलेट पेशाब घर है, जिसके घुसते ही सड़ांध आती है, जिसकी नियमित सफाई लगता है कई सालों से नहीं हुई है। नंबर 3, दीक्षाभूमि परिसर के पीछे बना सार्वजनिक शौचालय नियमित सफाई न होने से टॉयलेट पेशाब में मोटी मोटी गंदगी की परत पड़ी जम चुकी है। शौचालय के दरवाजे गलकर टूट गए हैं। टॉयलेट के बाहर सूखी झाड़ियाँ खड़ी हैं। बरसों से रंग रोगन पुताई भी नहीं हुई है। सार्वजनिक शौचालय में भयंकर गंदगी, सड़ान, बदबू में दीक्षाभूमि देखने वाले पर्यटकों, धार्मिक श्रद्धालुओं को मजबूरी में नित्य क्रम के शौच के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। दीक्षाभूमि परिसर के पीछे दक्षिणी परिसर के पार्कों का भी बुरा हाल है। हरियाली घास सूख गई है, पेड़ पौधे में सिंचित पानी के लिए। अगला एजेंडा है फॉर्मेशन ऑफ माइनॉरिटी कमीशंस इन ऑल स्टेट्स ऑफ द कंट्री एंड अपॉइंटमेंट ऑफ बुद्धिस्ट मेंबर्स चेयरमैन इन द स्टेट माइनॉरिटी कमीशंस टू स्ट्रेंथन द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज ऑफ इंडिया बाय प्रोवाइडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू ईट एंड रिपोर्ट फॉर एक्शन प्लान। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू है। अभय रतन बौद्ध जी अपने संगठन के माध्यम से इसके लिए हर स्टेट में बुद्धिस्ट रिप्रेजेंटेटिव माइनॉरिटी कमीशन में अपॉइंट हो जाए, इसलिए प्रयासरत है। इसके बारे में भी आप डेवलपमेंट में बताएंगे और फिर हमें भी क्या करना है इसके लिए अपने मार्गदर्शन करेंगे। अभय रतन बौद्ध जी। सभापति जी और मेरे सभी